कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 7 सितंबर 2022 की तमिलनाडु से एक कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक यात्रा शुरू की गई थी, जिसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा, जो कि बेसिकली राहुल रिफॉर्म यात्रा थी। उस यात्रा का मकसद सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी को भारतीय राजनीति में लॉन्च करना था, जो कि वो कई बार प्रयास कर चुके हैं, पर हर एक प्रयास उनका असफल हो जाता है। तो उनका एक ये नवीनतम प्रयास था। अब इसमें वो कितने सफल हो पाए हैं, इसका तो अंदाजा इसी साल के आखिरी तक जो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसमें आपको दिख जाएगा। पर इस यात्रा में जो समाप इस यात्रा का जो समापन समारोह का जो भाषण है राहुल गांधी जी का, उसको आपको जरूर सुनना चाहिए। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, और दूसरा इसमें कुछ सीरियस बात है। खैर, ऐसे राहुल गांधी जी का कोई भी भाषण सीरियस तो होता नहीं है, क्योंकि उनको कोई सीरियस लेता ही नहीं, होता ही नहीं, तो सीरियस लेगा कौन। पर हाँ, इसमें कुछ इनके शब्द है जो बहुत ही सीरियस है, जिस पे विचार करना चाहिए देश के लोगों को और सरकारों को। आपको जैसा पता होगा कि 12 जनवरी 2023 को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस देश के उन तमाम 21 विपक्षी दल जो जिनको ये अपने समान विचारधारा को मानते हैं कि ये पार्टी हमारे समान विचारधारा की है, उनको इन्होंने आमंत्रण लेटर दिया था, यानी न्योता दिया था इस 30 जनवरी को श्रीनगर के इस समापन समारोह में आने के लिए। उनमें बहुत सी पार्टियां थी, लगभग लगभग उनमें उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को भी मिला था, अखिलेश यादव जी को। बसपा सुप्रीमो मायावती जी को भी निमंत्रण मिला था। आरएलडी को भी निमंत्रण मिला था, जयंत चौधरी जी को। उसके बाद ममता बनर्जी को, टीएमसी। उसके बाद जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिनका शिबू सोरेन जी जिस पार्टी का अध्यक्ष है, उनका बेटा हेमंत सोरेन जी अभी मुख्यमंत्री हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी को, लालू प्रसाद जी को एवं उनके बेटे तेजस्वी यादव जी को। उसके बाद डीएमके, टीडीपी, बहुत सारी पार्टियों को, यानी कि 21 पार्टियों को उसमें मिला था। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 9 पार्टियां इस समापन समारोह में शामिल हुई है, बाकी पार्टियां शामिल नहीं हुई। जिन 9 पार्टियां के नेता शामिल हुए, उनमें सिर्फ 2-3 ऐसी पार्टी है जिनके प्रमुख नेता शामिल हुए, जो कि वो कश्मीर के हैं। बाकी कश्मीर से बाहर के किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी प्रमुख नेता शामिल नहीं हुआ। हर एक पार्टी का छोटा मोटा कोई नेता, जिनका कोई जनाधार नहीं है राजनीति में, उनको कोई जानता भी नहीं है, ऐसे ऐसे लोग शामिल हुए। तो ऐसा क्यों, क्या कारण है? जिस समय देश की हर एक विपक्षी पार्टियां ये सोच रही कि विपक्षी एकता हो, उस समय इस देश के सबसे पुराने पार्टी कांग्रेस पार्टी के द्वारा विपक्षी एकता के लिए 21 प्रमुख पार्टियों को न्योता दिया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है, और उनमें से कोई भी प्रमुख नेता शामिल नहीं होते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसके कारण जानने के लिए आपको राहुल गांधी जी का जो 30 जनवरी का समापन भाषण है जम्मू कश्मीर के शेरे कश्मीर स्टेडियम का, उस भाषण को जरूर सुनना चाहिए। और आप उस भाषण को पूरा सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो 21 विपक्षी दलों के नेताओं को जो आमंत्रण मिला था, उनके कोई भी प्रमुख नेता किस लिए शामिल नहीं हुए। दरअसल ये जो पूरी यात्रा थी, वो सिर्फ इसलिए शुरू की गई थी कि जो राहुल गांधी जी की एक छवि है कन्फ्यूज नेता की, उस छवि को हटाया जाए।
एक राहुल गांधी जी को इस देश का एक सीरियस नेता के तौर पे लॉन्च किया जाए, देश को बताया जाए, दिखाया जाए कि राहुल गांधी भी एक सीरियस नेता है, जो हर एक बातों को समझते हैं, उनकी बातों में दम होती है। पर क्या ऐसा सच में होता है? क्या राहुल गांधी जी वाक़ई एक सीरियस नेता हैं? इसको जानने के लिए आप इस भाषण को सुनिएगा। मैं इस कुछ प्रमुख अंश सुनाता हूँ, उसके ऊपर ही विचार करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले उनका जो संबोधन का जो स्टार्टिंग बातें हैं, उनको सुनते हैं। कांग्रेस को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। अब राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। हटा लो, हट, गैप दे दीजिए मुझे, थोड़ा जगह बना दीजिए। स्टेज पे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, विपक्षी दल के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप आज यहां बर्फ में खड़े हैं, मगर आप में से किसी को सर्दी नहीं लग रही है। आप बारिश में खड़े हुए, कोई भीगा नहीं। गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है, क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है। जी हाँ, अभी आपने सुना, ये कह रहे हैं कि आप लोगों को यानी बर्फ पड़ रही है, आपको ठंड नहीं लग रहा, बारिश में आप खड़े थे, आप भीगे नहीं, गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगता है। आप खुद विचार कीजिए, क्या इस तरह का बयान, इस तरह का बातें कोई सीरियस नेता कर सकते हैं? कि कोई बारिश में खड़ा होगा तो भीग नहीं रहा है। अरे भाई, ये इंसान है या किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लोग हैं? किस तरह का बात है, बातें आप कर रहे हैं कि कोई इंसान अगर बारिश में खड़े हो जाए तो वो कैसे नहीं भीगेगा? अगर कोई ठंड में खड़े हैं तो ठंड उससे कैसे नहीं लगेगी? गर्मी कैसे नहीं लगेगा? ये इस तरह का बात करते हैं, इनका जो भाषण होता है, जो बात होता है, वो इस तरीके का होता है, जो ऐसे लगता है जो ये इस दुनिया के लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये किसी और ग्रह के लोगों के लिए कर रहे हैं। और इनके इन्हीं बातों को ध्यान में रख के शायद इस देश की जनता और इस देश के विपक्षी दलों के नेता इनको सीरियस लेते ही ना है, और मीडिया भी शायद सीरियस नहीं लेती है, जिसका ये कई बार कंप्लेंट भी कर चुके हैं कि हम जो बोलते हैं, हम जो कहते हैं उसको मीडिया दिखाती नहीं, ऐसे दिखाती तो सभी बात है, लेकिन अब मीडिया कितना भी दिखा ले, अगर इस देश का लोग इनके बातों को सीरियस ही ना ले, तो इसमें मीडिया क्या सीरियस लेना ना लेना है तो जनता का काम है, मीडिया काम तो नहीं, मीडिया तो सिर्फ दिखा सकता है। अब किस आपके किन बातों को लोग सीरियस ले रहे हैं और किन बातों को सीरियस ना ले रहे हैं, इसमें मीडिया तो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो इस तरीके के बात आप कीजिएगा तब क्या आपको कोई सीरियस लेगा? अभी जब ये दिल्ली में थे तो इनसे जो सवाल किया गया था कि आपको ठंड क्यों नहीं लगता है, तो क्या कहे थे? क्या आपको ठंड इसलिए लगता है कि आप ठंड से डरते हैं? और इनके इन बातों पे इनके जो खैलियर खैराती गैंग है, जो चाटुकार गैंग है, वो एकदम से कूद पड़े थे कि राहुल गांधी बहुत बड़े तपस्वी हैं, इनसे बड़ा तपस्वी आज तक कोई हुआ ही नहीं है, इनको तो सर्दी नहीं लगती है। तो आज फिर जो एक जम्मू कश्मीर में जो इनका जो ड्रेस देख रहे हैं, वो किस लिए? क्या कश्मीर जो जो तप इन्होंने तमिलनाडु से शुरू किया था,
वो कश्मीर पहुंचते पहुंचते उस तब का जो वरदान था वो खत्म हो गया? जी नहीं। दरअसल इन्हीं बातों को ध्यान में रख के इन इनके जी इस समापन समारोह में जो विपक्षी दलों के नेता है वो शायद नहीं आए, और ये बात सच है। आप शुरू से देखिए, जिस दिन से यात्रा शुरू हुई थी और समापन के दौर तक, इस यात्रा में बहुत से लोग जुड़े, पर वो कैसे कैसे लोग जुड़े? वह इस तरीके के लोग जुड़े जो इस देश में विवादित रहे हैं, जो कभी न कभी किसी न किसी मौके पे इस देश के खिलाफ, इस देश के लोगों के खिलाफ, इस देश के बहुसंख्यक समाजों के खिलाफ जहरीला बयान दिए हैं, उनका मजाक उड़ाया है, वही लोग इसमें शामिल हुए। उसके अलावा आपको किसी भी प्रमुख पार्टी का कोई प्रमुख नेता नहीं दिखा होगा। तो इसमें जितने भी ये पार्टियों को निमंत्रण दिए थे, इसमें से कोई भी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता नहीं गया। कुछ पार्टियों के कुछ नेता गए, लेकिन वो सिर्फ एक छोटे मोटे नेता हैं जिनको उनके क्षेत्र के अलावा इस देश के किसी भी क्षेत्र के लोग नहीं जानते। और जिन पार्टियों के लोग इसमें शामिल हुए, उनके कुछ बयानों को अगर आप देखिए तो आपको और ऐसा लगेगा कि वाकई ये जो पूरी यात्रा थी उनका बंटाधार इन लोगों ने किया। जी हाँ, हम शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर के सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कांग्रेस पार्टी की पुरानी सहयोगी रही है, उनका जो पार्टी प्रमुख है उमर अब्दुल्ला, उनका एक बयान है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह एक बहुत ही सफल यात्रा रही है, राष्ट्र को इसकी आवश्यकता थी। यह साबित हो गया कि ऐसे लोग हैं जो भाजपा को पसंद करते हैं, और ऐसे लोग हैं जो भाजपा को छोड़कर नई सरकार चाहते हैं और सद्भाव चाहते हैं, एक दूसरे के साथ शांति और प्यार से रहना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो भाजपा नहीं दे सकती। यह उमर अब्दुल्ला कह रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शांति और सद्भाव चाहते हैं। ये कौन कह रहा है? जो व्यक्ति अपने राज्य से, अपने राज्य को हिंदू विहीन कर दिया, मजबूर कर दिया वहाँ के हिंदुओं, वहाँ के पंडितों को अपना घर, अपना जन्म स्थान छोड़ के भागने पे, उनके बच्चों, उनके बहनों, उनके बीवियों के साथ हत्या बलात्कार हुआ, आरा से काटा गया। ये वो लोग ये कह रहे हैं कि इस देश के बहुत से लोग सद्भाव चाहते हैं। ये सद्भाव की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। जो खुलेआम अपनी सरकार रहते हुए पूरे प्रदेश को हिंदू विहीन करवा दी, लाखों हिंदुओं को कटवा दिया। उसके बाद महबूबा मुफ्ती क्या कही? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो अभी भी इस समारोह के दौरान भी वह जम्मू कश्मीर से जो अनुच्छेद 370 हटा और 35A हटा, जिससे उस जम्मू कश्मीर को इस देश के साथ पूर्ण रूप से जोड़ा गया, जम्मू कश्मीर और भारत को एक बनाया गया, उनका रोना वो अभी भी यहाँ पे भी रो गई। क्या कह रही हैं कि राहुल, तुमने कहा था कि तुम कश्मीर में अपने घर आ गए हो, यह तुम्हारा घर है। मुझे उम्मीद है कि गोडसे के विचारधारा ने जम्मू कश्मीर से जो छीन लिया है वो इस देश से वापस मिल जाएगा। गांधी जी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में आशा की किरण देख सकते हैं। आज देश राहुल गांधी में आशा की किरण देख सकता है। यानी कि वो अभी भी अपने एजेंडे पे लगी हुई है। उनको अभी भी वो 370 चाहिए, वो 35A चाहिए, जिससे वो वहाँ पे रह रहे हजारों हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखें। जिस प्रदेश में ये संवैधानिक प्रावधान था कि वहाँ पे रह रहे वाल्मीकि समाज के लोग चाहे कितनी भी पढ़ ले, कितनी भी लिख ले, कुछ भी वो डिग्री हासिल कर ले, लेकिन उनको अगर जम्मू कश्मीर में कोई सरकारी जॉब मिलेगा तो वो सिर्फ सफाई कर्मचारी की मिलेगी।
और ये कांग्रेस पार्टी जो कहती है हम दलितों, गरीबों और वंचितों का हितैषी है, और इस देश के बहुत से ऐसे पार्टी है जो कहती हैं, उन्होंने कभी इस बात पे आवाज़ नहीं उठाई कि इस तरह की व्यवस्था कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ ले, उसके पास किसी भी चीज़ का डिग्री हो, लेकिन अगर सरकारी जॉब मिलेगा तो सिर्फ सफाई कर्मचारी का। ये कैसा अन्याय है। इनमें से किसी पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया। और उसके बाद इसमें राहुल गांधी जी का जो भाषण है, उसमें बहुत से उनका जो शब्द है जिस पे विचार करने वाली है, उसमें से एक और इनका भाषण है जिसको पहले सुनते हैं, उसके बाद तो माताओं को, सबको, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, आर्मी के जवानों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, देखिए, मैं हिंसा को समझता हूं। मैंने हिंसा सही है, देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे यह बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है। डरते हैं, नहीं डरते हैं, देखिए डरते हैं। यहां पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग, इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। खैर, मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को, बुजुर्गों को और आर्मी के लोगों को, सीआरपीएफ, बीएसएफ लोगों को थोड़ा सा जी हाँ, बताना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि हम इस जम्मू देखिए, कश्मीर में 4 दिन चले, पर बीजेपी का कोई मैं भी जब नेता 14 नहीं चल सकता क्योंकि वो डरते हैं। शायद राहुल गांधी ये कहते समय ये बात भूल गए कि आज़ादी के बाद से जम्मू कश्मीर में अगर सबसे प्रथम यात्रा उस जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए, जिस जम्मू कश्मीर में 2 विधान, 2 संविधान और 2 प्रधान हुआ करता था, उस विधान, परिधान और संविधान को मिटाने के लिए जो सबसे पहला यात्रा किया था, वह उसी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिनका किस तरह से निर्मम हत्या करवाया गया था कांग्रेस पार्टी एवं उस समय के तत्काल जो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री हुआ करता था महबूबा मुफ्ती का बाप, उनका और दिल्ली में जो बैठे हुए लोग थे, उनकी मिली भगत के आड़ में किस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निर्मम हत्या करवाया गया। और ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग डरते हैं। शायद इनको ये नहीं पता कि जिस लाल चौक पे किसी भी कांग्रेसी नेता के द्वारा पिछले 30-40 सालों में कभी झंडा नहीं फहराया गया, वहां पे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जाके झंडा फहरा चुके हैं। और ये कह रहे हैं कि वो डरते हैं। अरे डरते तो आप लोग थे। आज जिस माहौल में आप सीना चौड़ा करके घूम रहे हो, वो माहौल भी इसी सरकार का देन है, जो आप इस तरह से बेखौफ घूम रहे हैं और जाके झंडा फहरा रहे हैं। नहीं तो आज से 10 साल 15 साल पहले आप किसी भी कांग्रेसी नेता, इंक्लूडेड प्रधानमंत्री जी का हिम्मत नहीं हुआ करता था कि वो लाल चौक पे जाके तिरंगा फहरा ले। अगर गया हो तो कभी एक आध कोई फोटो या वीडियो हो तो दिखा सकता है कोई कि हम मनमोहन सिंह अपने 10 साल के कार्यकाल में
या उनके 10 साल के कार्यकाल में कोई भी कांग्रेसी नेता लाल चौक पे झंडा फहराया है, तिरंगा झंडा फहराया है। और ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता डरते हैं, वो ऐसे नहीं घूम सकते। इनका एक और वीडियो है, वो भी देखिए, वो उसमें क्या कह रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो विचारधारा इस देश की नींव को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जो विचारधारा इस देश की नींव को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ हम खड़े हों, जी हाँ, मिलकर खड़े हों, नफरत से नहीं, क्योंकि वो हमारा तरीका नहीं है, मोहब्बत से खड़े हों। मैं जानता हूं कि अगर हम मोहब्बत से खड़े होंगे, प्यार से बात रखेंगे, तो हमें सफलता मिलेगी। और उनकी जो विचारधारा है, उसको हम सिर्फ हराएंगे नहीं, मगर उस विचारधारा को हम उनके दिलों से निकाल देंगे। और ये कह रहे तो हैं कि आपने, भारतीय जनता देश पार्टी की के लोग, जनता ने बीजेपी के लोग हमारा हिंसा नहीं समर्थन देखे, किया। हम हिंसा देखे हुए हैं। हमारी कोशिश है आपको कि हमें, पता होना चाहिए बीजेपी कि ने इस एक देश में जीने का तरीका, राजनीतिक तरीका केरल एक दिखाया राज्य है। है जहाँ पे सबसे हमारी ज्यादा कोशिश है आरएसएस के कार्यकर्ता को कि हम मारा एक गया, और तरीका, हत्या की गई। जो हिंदुस्तान का सबसे तरीका ज्यादा है, हिंसा उसने देखा है। मोहब्बत का तरीका है। और संभवतः राहुल गांधी जी को यह ख्याल नहीं है कि इस देश में अगर सबसे पहला हिंसा किसी ने देखा तो वो उसी आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने देखा, उसी समाज के लोगों ने देखा, जिसको रातों रात कांग्रेस पार्टी के घोषित कार्यकर्ता एवं नेताओं के द्वारा उनका नरसंहार किया गया, जिसमें चित पावन ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ के मारा गया, उनका नरसंहार किया गया, जिंदा जलाया गया उसको। और ये कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लोग हिंसा नहीं देखे हैं, वो हिंसा नहीं समझते हैं। सबसे पहला हिंसा तो आपने शुरुआत करवाया, उससे भी पहले की हिंसा इस देश के वो तमाम लाखों सनातनी हिंदुओं ने अपना बलिदान देके चुकाया है उस आपके उस पूर्वजों का किए कराए का कीमत। जब इस देश को बंटवाया गया था सिर्फ प्रधानमंत्री और कुर्सी के लालच के लिए, और आप कह रहे हैं कि इस देश के लोग और आरएसएस ने हिंसा नहीं देखा। अरे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो इतनी हिंसा देखी है, जो सबके सब कांग्रेस पार्टी के द्वारा करवाया गया हिंसा था। और आगे इनके एक वीडियो और है, उसको भी सुनिए, उसमें क्या कह रहे हैं। दरअसल इस तरह के बयान सिर्फ एक कंफ्यूज नेता ही दे सकता है, जिनको ना इस देश की इतिहास मालूम है, न भूगोल मालूम है, और ना ही वर्तमान मालूम है। उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं। इस टाइम जो ये दौर चल रहा है, इस दौर में आप कुछ भी झूठ बोलिएगा तो चलेगा नहीं, लोग तुरंत पकड़ता है उस झूठ को, क्या इसका कहा हुआ बात सत्य है या नहीं। और जब इस तरह से आप सफेद झूठ बोलिएगा लोगों के सामने, इस समय के पढ़े लिखे युवाओं को सामने, तो कैसे आपको सीरियस लेगा, कैसे आप पे भरोसा करेगा। ये वीडियो सुनिए, इसमें क्या कह रहे हैं।
जी हाँ, ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने जो इस देश में नफ़रत का माहौल बनाया है, हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं, हम उसको मोहब्बत में बदलना चाहते हैं। क्या इस देश का लोगों को ये ध्यान नहीं है? क्या वो भूल गए हैं कि कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है वो कैसी रही है बीती हुई समय में? आपको याद करना चाहिए कांग्रेस पार्टी का मोहब्बत वाली विचारधारा। जी हाँ, इनका सब इनका जो सबसे पहला मोहब्बत वाली विचारधारा और इनकी जो मोहब्बत की दुकान थी वो खुली थी कब? जब गांधी जी की हत्या हुआ था 30 जनवरी 1948 को। मैं मानता हूँ कि जिसने भी हत्या किया वो गलत किया, हत्या नहीं होनी चाहिए थी, उसकी निंदा की जानी निंदा सभी ने किया और करना भी चाहिए क्योंकि किसी की हत्या जायज़ नहीं है। पर एक व्यक्ति के किए हुए कार्य के लिए पूरे समाज को और पूरे गांव को और उनके पूरे बिरादरी को सजा देना ये कौन सा मोहब्बत है? वो भी अहिंसा के नाम पे। एक गोडसे ने नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, उसके लिए उसको सजा हुआ, उसको फांसी हुआ। पर उस हत्या के बाद उसी कांग्रेस पार्टी और गांधीवादी विचारधारा की आड़ में चुन चुन के गोडसे उपनाम वाले व्यक्ति एवं चित पावन ब्राह्मणों का नरसंहार किया गया कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा, घोषित नेता एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा लाखों लोगों को मारा गया। वो वो विचारधारा कोई भूल गया है? पता नहीं है किसी को कांग्रेस की विचारधारा क्या है? आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कितने दंगे हुए हैं। आप खुद समझ जाइए कि इनकी विचारधारा क्या है। दूसरी विचारधारा इनका कब दिखा? जब 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का हत्या हुआ। हत्या किया, गलत किया, जिसने किया उसको सजा हुई। जिसने भी हत्या किया उसको सजा हुई, सजा होनी भी चाहिए थी और हुई। पर उस हत्या के विरोध में कांग्रेस पार्टी जिस विचारधारा की आज जिक्र कर रहा है राहुल गांधी जी, उस विचारधारा का प्रभाव इस देश ने देखा कि किस तरह से 3000 से अधिक सिखों का नरसंहार हुआ। वो दंगा नहीं था, वो नरसंहार था। एक तरफा कांग्रेस पार्टी के घोषित नेता एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा वो सिखों का नरसंहार किया गया था। जिंदा लोगों के गले में टायर डाल डाल के उसको जिंदा जलाया गया था। वो विचारधारा भूल गया ये देश? क्या इस देश को याद नहीं है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है? और ये राहुल गांधी जी आरोप लगाते हैं दूसरे पार्टी पे, भाजपा पे, कि वो भी नफरत की विचारधारा फैला रहा है। इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सिर्फ एक दंगा हुआ है, वो भी दिल्ली का, और वो भी किन लोगों के द्वारा करवाया गया था उसका भी पोल खुल चुका है। उसमें भी कहीं न कहीं कांग्रेस एवं इस देश की वो तमाम विपक्षी पार्टियां थी सम्मिलित, जिनके इशारे पे वो हुआ था। उसे भी समय रहते काबू कर लिया गया था। आज उसके जो दोषी है उनके साथ क्या हो रहा है ये देश देख रही है। पर 1984 के जो जो लोग सिख नरसंहार के दोषी थे उनके साथ क्या हुआ था? कोई मंत्री बनाए गए, तो कोई बड़े-बड़े पदों पे सबको बैठाया गया। वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी, जिसको इस देश ने देखा और अभी भी समझती है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है। ये जो मोहब्बत की दुकान खोल के घूम रहे, उनकी मोहब्बत की कौन-सी दुकान है? और इनके दुकान पे कैसा मोहब्बत मिलता है? ये इस देश के लोगों को भली-भाँति पता है। दूसरा, 84 के बाद का जो इनका विचारधारा दिखा, वो दिखा जम्मू-कश्मीर में, जहाँ से लाखों कश्मीरी पंडित और हिंदुओं को भगाया गया, काटा गया, हत्या, बलात्कार किया गया उसके साथ। उस समय भी जिस दिन उन हिंदुओं को
मारा गया और उनका नरसंहार किया गया, उससे एक दिन पहले तक इस कांग्रेस पार्टी और उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला दोनों की गठबंधन की सरकार थी। तो कौन नहीं जानता इस देश में कांग्रेस पर आपकी विचारधारा को? आपकी विचारधारा को बताने की जरूरत नहीं है। अब ये देश के लोग पढ़े लिखे हैं, युवा पढ़ा लिखा है, सब जानता है कि आपके पार्टी का और आपके नेताओं का कैसा विचारधारा रहा है और अभी भी किस तरह का विचारधारा है आपका। तो इस पूरे यात्रा को अगर आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इस यात्रा में कोई भी राजनीतिक दल का गंभीर नेता इस यात्रा में सम्मिलित नहीं हुए। इस यात्रा में कौन-कौन लोग सम्मिलित हुए? कौन-कौन लोग इस यात्रा के साथ चले? उन उन सभी लोगों का अगर आप क्रियाकलापों को देखिएगा, उनके बारे में पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये सभी ऐसे लोग हैं जिनके शासनकाल में इस देश में एक अलग तरह का माहौल था और जिनका बयान इस देश के खिलाफ समय-समय पे आता रहा है। इसमें जो सबसे एक प्रमुख व्यक्ति है जिसके ऊपर चर्चा करना चाहिए और उसके बारे में लोगों को जानना चाहिए, वो है रॉ के पूर्व प्रमुख जो आर.एस. दुल्लत, जो इस भारत जोड़ो यात्रा में साथ में चले थे, उनके बारे में आप जानिए। आपको पता होगा इस देश का जो विमान अपहरण हुआ था, कंधार कांड, उस समय रॉ का प्रमुख यही थे, दुल्लत साहब, और इनको पता ही नहीं चला किस तरह का ये प्रमुख थे। आप इन लोगों के किए हुए कार्य को देखिए, उनका मूल्यांकन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे लोग रहे, इनका किस तरह के लोगों से संबंध रहा है और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए किन-किन मुद्दों को गढ़ा गया, उसे बनाया गया, लेकिन फिर भी यह यात्रा कितना सफल होगा, इसका मूल्यांकन इसी साल के आखिरी 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 तक जो कई राज्यों का विधानसभा चुनाव है, उनमें पता लग जाएगा आप सभी को। तो मेरे समझ से इस देश के जो तमाम वो विपक्षी दल थे जिनको इन्होंने निमंत्रण दिया था, उन्होंने जो इससे कन्नी काटी है, इससे किनारा किया है, उनको वो इसलिए कि उनको समझ में आ गया है कि राहुल गांधी जी चाहे कुछ भी कर ले, इनके लिए कितना भी रीलॉन्चिंग योजना चला ले, ये रीलॉन्च होने वाले नहीं है। इनका जो कन्फ्यूज नेता का जो एक चरित्र है, वो कभी भी इनसे हटने वाले नहीं है और ये हमेशा ही कन्फ्यूज नेता ही रहेंगे, इसलिए इनके साथ कोई भी खड़ा होना नहीं चाहता है। जी हाँ, बाकी अब आगे भी इनका कोई प्रोग्राम, एक और रीलॉन्चिंग योजना चालू होने वाला है, उसको भी देखेंगे, उसमें भी बात करेंगे। फिलहाल नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।